पैसे के चक्कर में उल्टा सीधा शराब बना करके तो बेच देते हैं। अब पीने वाला जो आदत लग जाता है वो ऊपर कहीं से खोज ही लेता है। जन स्वराज को कोई जानता नहीं है और जन स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने देखा होगा कि एक सीट पर जन स्वराज ने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया था कैप्टन को जी, वो यहाँ का वोटर भी बिहार का नहीं है और फिर नाम बदलने की परिस्थिति आ गई। शराबबंदी का नीति जो है सरकार जो अपनाई है ना, उस पर पूरा मैंने सफल हो नहीं पाई। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और जैसा आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ है यहाँ पे। तो हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार उपचुनाव में किस तरीके से जो उम्मीदवार जो है खड़े हुए, किस तरीके से कहाँ तक सफल होंगे। अभी तक देखा जा रहा है कि 4 में से 3 सीटों पर राजद का दबदबा रहा है। तो क्या एनडीए सरकार इस चीजों पे कुछ असर दिखा पाएगी, कुछ हद तक जा पाएगी, या पूरे तरीके से वापस से राजद का हमलावर रहेगा। और साथ ही जानेंगे कि नई पार्टी जन स्वराज कहां तक इस चीज में सफल हो पाएगी। तो आइए जानते हैं जनता से बातचीत करके कि उनकी क्या राय है उपचुनाव को लेकर। बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव का जो दौर जो है वो शुरू हो चुका है, 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। सारे पार्टीज ने अपने उम्मीदवार जो है उतार दिए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि उपचुनाव में किसका बोलबाला रहेगा? देखिए, बिहार में हमेशा त्रिकोणीय श्रृंखला रहा है। अब ये इतना संभव या कंफर्म कह पाना ये मैंने उचित नहीं है कि कोई किस पार्टी का बहुमत आएगा, क्योंकि हम बिहार में हम हमेशा देखने को मिला है कि त्रिकोणीय श्रृंखला रह जाती है, किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं है। और जो एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, तो हमको लगता है कि उसकी उम्मीद थोड़ी है। उसकी पार्टी जहाँ से भी उठेगी, हमको लगता है कि वो नई पार्टी भर के आ रही है। जैसे कैंपेन चल रहा है उनका, तो हमको लगता है कि उम्मीद है उनका कुछ सीटें, अगर उनका इस उपचुनाव में अगर उनका भी अगर पार्टी अगर खड़ा होती है तो 1 या 2 सीट उनको देखने को मिलेगा। ये तो निश्चित है कि उनका 1 या 2 सीट मिलेगा। आप तो जानेंगे कि बिहार की जनता जन स्वराज पर कितना भरोसा कर पा रही है। ये उपचुनाव में तो खैर बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि जन स्वराज जो है चुनाव में किस तरीके से आ रही है। बिहार की जनता की अगर बात करें तो जन स्वराज से कितना जुड़ पा रही है? देखिए, ये आप सवाल सही किए कि अभी जो आदमी धीरे धीरे उनसे जुड़ रहे हैं। देखिए, ये जो शिक्षा व्यवस्था पर जो बात किए ना, शिक्षा व्यवस्था हमको बहुत अच्छा लगा उनका। ये शिक्षा व्यवस्था और ये जो भ्रष्टाचारी वाला जो मैटर है उनका, हमको बहुत अच्छा, सबसे अच्छा उनका शिक्षा वाला जो नीति था ना, हमको बहुत अच्छा लगा कि हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, बच्चों को स्कूल फ्री में शिक्षा दी जाएगी। इनका जो घोषणा हमें बहुत अच्छा लगा, इन सब हम लोग प्रभावित हैं। अभी तक बिहार सरकार जो है शिक्षा को लेकर के बिहार में जो है उस स्तर पे नहीं सोच पाई है। जो जन स्वराज जिस तरीके की बात करी वो करेंगे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन प्रयास तो कर रही है। जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो प्रयास कर रही है। अभी देखिए कि कितना सारा बहाली निकला, शिक्षकों का बहाली निकला। और जो पीके साहब जो अभी घोषणाएं करके गए हैं, उन्होंने अपने काल में बहुत कुछ सुधार किए। माने हम बहुत कुछ उनके जो मंत्री रहे उस समय, उनके रीजन में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सुधार किए। और बात रही इनकी, तो अब देखिए अब उनका जो जन स्वराज, इनका जो एक घोषणा है शराबबंदी को लेकर के कि बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म करेंगे, ये आजकल बहुत चर्चे में है। जहरीली शराब के कांड होने के बाद ये चीज बहुत चर्चे में आ गई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि प्रशांत किशोर इसमें कहाँ तक सही है? देखिए, प्रशांत किशोर जी है, उनका कहना सही है। जब शराबबंदी का नीति जो है सरकार जो अपनाई है ना, उस पर पूरा मैंने सफल हो नहीं पाई। अब पता नहीं कहाँ से किस जगह से शराब को बिहार में लेकर के मैंने माफिया आ जाते हैं। तो इस पर सरकार को ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। और जो लोकल जो एरिया होता है वो शराब जो बनाता है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें हड़बड़ में आ करके लोग पैसे के चक्कर में उल्टा सीधा शराब बना करके तो बेच देते हैं। अब पीने वाला जो आदत लग जाता है वो ऊपर कहीं से खोज ही लेता है। लेकिन इस पर सरकार को खास करके ध्यान देना होगा कि जो बाहर के अच्छी शराबें आ रही हैं और जो लोकल में जो बनाता है शराब माफिया, उस पर ज़्यादा फोकस। सर, बिहार में जो उपचुनाव का जो दौर है, क्या बताएंगे कि आप किसकी तरफ जो है इस बार उपचुनाव का झुकाव रहेगा?
ये 4 गो सीट का उपचुनाव है, इसमें क्या लेना देना है। कोई जीते कोई हारे, 1 साल का तो खेला। तो 1 साल तक के लिए किसके हाथ में जो है इन 4 सीटों पे दबदबा रहेगी? पहले राजद का रहा था, एनडीए क्या कुछ कर पाएगी इस बार? देखिए, बहुमत उसका है भी, तो कुछ तो करेगी। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था, जिस तरीके से देखा गया, इंडिया गठबंधन ने एक अच्छी फाइट दी है। तो लगता है आपको कि राजद 4 में से जो अपनी 3 सीट पे जो बरकरार रखी थी जीत, वो वापस से रख पाएगी, या एनडीए का जो दावा है कि वो पलटवार करेगी इस बार? पूरा पलटवार तो नहीं होगा, कुछ तो उसका दबदबा रहेगा ही। अगर बात करें एरिया वाइज की, तो देखा जा रहा है कि बेलागंज से जो है मनोरमा देवी को टिकट मिला है। मनोरमा देवी खास करके अभी चर्चे में है, ईडी के वजह से उनके ऊपर बहुत, उनके बेटे के ऊपर जिस तरीके से केस चल रही है, 4 करोड़ की रकम भी बरामद हुए हैं, नक्सलियों में उनका नाम आ रहा है। तो क्या लगता है कि कहाँ तक मनोरमा देवी सफल हो पाएंगी बेलागंज से? अब ये तो कोर्ट का काम है ना भाई, बाकी वहाँ की जनता देखेगी। तो आपका क्या ओपिनियन होगा, किस तरफ झुकाव रहेगा? अब ये तो ईडी का रिजल्ट आता है, उसके बाद पता लगता ना, ऐसे पब्लिक को क्या पता। उपचुनाव का झुकाव किस तरफ है? वर्तमान सीट है तो रहेगा उस ओर। राजद की तरफ जाएगा सीट, या फिर एनडीए गठबंधन एनडीए की तरफ जाएगा? दोनों की तरफ बराबर बराबर। जन स्वराज के बारे में क्या कहना है? 4 सीट पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, अभी उनका शुरुआती दौर है, देखा जाए। तो इस बार क्या उनको एक अच्छी तरीके से पता चलेगी कि चुनावी मैदान में कहां पर है वो? नहीं, उपचुनाव में नहीं पता लगेगा, उपचुनाव के बाद ही उनका कुछ आएगा रिजल्ट। मतलब विधानसभा चुनाव में उतर के ही वो अपनी गहराई नाप पाएंगे। यस। उपचुनाव का जो दौर है बिहार में, हम जानते हैं 4 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, तो क्या लगता है झुकाव किस तरफ जाएगा? देखिए, उपचुनाव तो बिहार में जो है वो एनडीए और इंडिया के बीच में है। बिहार की जो स्थिति है, इस चुनाव में एनडीए को सफलता मिलेगी। देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के अलावा राजद में भी, जैसे रामगढ़ से जगनानंद सिंह ने अपने एक और बेटे अजीत सिंह को उतार दिया चुनावी मैदान में, तो एक परिवारवाद सा दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो टकराव होगा परिवारवाद से आगे बढ़ के बिहार की राजनीति को जाएगी? चूँकि ये मध्यावधि चुनाव है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। निकट भविष्य में जब विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा, इस पर अगर नियंत्रण नहीं रखेगा तो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस चुनाव में देखा जा रहा है कि राजद का जो 3 सीट पर पहले से दबदबा रहा है, राजद पहले से इमामगंज छोड़ करके बाकी 3 जगहों पे अपनी दबदबा बनाई, तो एनडीए का कुछ है, कर पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन सीटों पे कुछ कब्जा रहेगा? एनडीए का जो कब्जा था सीट पर वो बरकरार रहेगा। इमामगंज पे उनकी ही बरकरार रहेगी? एकदम बरकरार रहेगा, चूँकि ये उपचुनाव है, इसमें बहुत अमूल परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिख रही है। मूल रूप से लोगों की चिंता 2025 के चुनाव पर है, और चूँकि मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इस नाते हम भी आज अपनी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में आए हुए थे जी। और 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है और गांधी मैदान भरने की बात है कि कार्यकर्ताओं को लाकर गांधी मैदान को पूरा भरा जाए, इसी कड़ी पर चर्चा हुई है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से बड़ा ही मार्मिक तथ्यों पर चर्चा हुई है, देखें आगे क्या क्या होता है। तो अगर जन स्वराज की बात करें तो 4 सीट पर उम्मीदवार उतारने की जो है जन स्वराज ने तैयारी कर ली है, तो इस बार उपचुनाव में जन स्वराज को कहां तक समझ में आ जाएगा कि वो चुनावी मैदान के लिए तैयार है या नहीं? जन स्वराज के लिए मिनी सेमीफाइनल है। जन स्वराज को कोई जानता नहीं है और जन स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने देखा होगा कि एक सीट पर जन स्वराज ने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया था, कैप्टन को जी, वो यहाँ का वोटर भी बिहार का नहीं है और फिर नाम बदलने की परिस्थिति आ गई है। इसलिए जन स्वराज से किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी जन स्वराज को बिहार में जो है समय लगेगा लोगों से जुड़ने में और चुनावी मैदान में टक्कर देने में। ना नीति है ना नियत है। ठीक है, लोग एक कभी पीके हुआ करते थे, नीति निर्धारण करते थे, लेकिन आज के परिवेश में जो परिस्थितियां बनी है उसमें जन स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता की पार्टी बताते हैं, तो क्या वाकई जनता उनसे जुड़ने में कहीं ना कहीं जनता से ही कोई कमी या पीके से कोई कमी रह रही है? मैंने स्पष्ट रूप में आपको कहा कि न नीति है न नियत है। जब नीति और नियत स्पष्ट नहीं होगा
तो फिर उसमें सफलता मिलना बहुत आसान नहीं होगा। अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस है कि जनसुराज कभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक जाना चाहिए, एक विजन जो होना चाहिए, एक सोच क्लियर नहीं है, कुछ खास क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है। और उनकी नीति को हर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। वो जो बोलते हैं किस दिशा में बोलते हैं, उनका सोच क्या है, कहीं दूर दूर तक समझ में किसी अच्छे लोगों को तो नहीं आता है। जो राजनीति के परिपक्व व्यक्ति हैं उनको समझ में नहीं आता है। एक सवाल आपसे पूछूंगी कि मनोरमा देवी को जो जेडीयू ने टिकट दिया है, जिस तरीके की खबर आ रही है उनके बेटे पे ईडी का चार्ज लगा हुआ है, उसके अलावा 4 करोड़ रुपए बरामद, नक्सलियों चीजों में उनका नाम आ रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है मनोरमा देवी का चुनाव लड़ना? उचित अनुचित अब मैंने क्या कहा कि ये उपचुनाव है, इसलिए लोगों का बहुत अधिक मंथन दूसरे साइड पर नहीं है। अभी आर पार की लड़ाई का मामला है। लोगों को लगता है कि यह चुनाव भविष्य निर्धारित करेगा, इसलिए बहुत दूरगामी परिणाम की ओर लोग नहीं सोचते हुए वोटिंग करेगा। जैसा कि आपने सुना कि बिहार की जनता जो है उपचुनाव को लेकर के काफी तरीके से क्लियर है, काफी तरीके से बात जो है साफ है कि उपचुनाव जो है एक सेमीफाइनल है, पूरी की पूरी फाइनल अभी विधानसभा चुनाव बाकी है। उपचुनाव से खासकर जो उम्मीदवार है, जिस तरीके से पार्टी में सीट वितरण, जिस तरीके से पार्टी में उम्मीदवार वितरण को लेकर के चर्चा हुई, ऐसे तमाम मुद्दों पे जैसे आपने सुना कि जनता जो है अभी भी इस चीज़ से क्लियर है कि उपचुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक का जो सफ़र होगा वो काफ़ी अलग होगा। ये सफल नहीं हो सकता कि विधानसभा चुनाव की वजह से उपचुनाव जो है किस तरीके से असर करेगा एक चीज़ों पे। तो इन तमाम मुद्दों पे जैसे आपने कि सुना और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।